So hello everyone, from this video onwards we are going to start Indian literature, which many of you must have taken in your second year or some of you might have chosen in your first year as well. That doesn't make any difference. तो हम सबसे पहले MEG 7 को finish करेंगे Indian literature के अंदर. After that we will look into MEG 10 and then MEG 14, and once these three MEGs will be done then we will also cover MEG 15. तो हमारा जो Indian literature में जितना भी main important काम है वो हम सारा का सारा फिनिश कर देंगे आपका दिसंबर का एग्ज़ाम आने से पहले ओके। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अनटचेबल्स, जो कि हमारा लिखा था मुल्कराज आनंद जी ने। आज की इस वीडियो में हम लोग उसकी समरी, कैरेक्टर्स एंड जितने भी इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं वो सब कवर कर लेंगे ओके। एंड अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं एंड यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड और लाइक माय चैनल येट, सो प्लीज़ डू दैट ओके। माय नेम इज़ एकता मुकिल, you are watching Literature by Logic, our very own English literature channel. So let's start. So this novel Untouchables was written by Mulkraj Anand ji in 1935 and इसका genre है social realism. That means society में जो भी reality में होता है उसको show करना, and इसे हम एक तरह के protest novel भी बोल सकते हैं, जिसमें जो writer होता है वो injustice या discrimination के against अपनी voice raise करता है through the use of stories and characters. Okay, इन इसका narration है third person narrative. ये एक single day की story है and इसकी setting रखी गई है हमारा कॉलोनियल इंडिया ओके 1933। ये ईयर याद रखना है आपको। 1933 के टाइम पे जो हमारा नॉर्थ इंडिया का एक टाउन है बुलंदशहर, वहाँ पे इसकी सेटिंग रखी गई है। सो दिस नॉवल एक्चुअली एक्सप्लोर्स हाउ इन द कॉलोनियल टाइम दिस कास्ट बेस्ड इंडिस्क्रिमिनेशन वॉज सो मच प्रेवलेंट कि उन लोगों को ना डबल ऑपरेशन का फेस करना पड़ता था कि एक तरफ तो कॉलोनियल जो रूलर्स थे वो भी उन्हें अप्रेस करते थे, प्लस जो अपने ही रिलीजन के लोग थे, जो अपर कास्ट के लोग थे, वो उनके साथ इतना ज़्यादा भेदभाव करते थे। तो इसी थीम के ऊपर ये पूरी की पूरी नॉवल बेस्ड है। नाउ वी विल लुक एट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ दिस नॉवल। सो अवर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज़ बाघा। बाघा जो है हमारी इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है, जो कि एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता है एंड ही इज़ अ स्वीपर ओके। इनका जो फादर है ही इज़ लाखा। तो लाखा जो है पूरा जो स्वीपर कम्युनिटी है उसका हेड रह चुका है एंड नाउ ही इज़ जस्ट अ लेज़ी लेड। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑथोरिटेटिव होता है अपने जितने इसके तीनों बच्चे हैं उनके ऊपर। सोहिनी जो है बाघा की बहन है, इनोसेंट होती है काफ़ी ज़्यादा एंड इसके साथ भी जो है कास्ट बेस्ड ऑपरेशन ये सहती है। नेक्स्ट इज़ पंडित कालीनाथ। ये एक बहुत ही ज़्यादा दोगला हम इसे कह सकते हैं ब्राह्मण प्रीस्ट होता है, जो दिखाता कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और होता है। चरत सिंह एक नाम का कैरेक्टर है इसमें, जो कि अच्छा अपर कास्ट आदमी होता है, जो सभी को एक समान मानता है एंड सबसे काइंडली बिहेव करता है। नेक्स्ट इज़ कर्नल हचिसन। जो ये कर्नल है ये एक तरह से ब्रिटिश मिशनरी है। मिशनरीज कौन होते हैं? जो दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। तो ये बाघा को लेके जाएंगे अपने साथ कि तुम जो है हमारा जो क्रिश्चियन धर्म है उसको शामिल हो जाओ, उसमें मिल जाओ। एंड फिर हमारे गांधी जी की भी इसमें एक स्पीच दिखाई जाती है जो अनटचेबल्स के ऊपर होती है कि किस तरीके से अनटचेबिलिटी हमारी सोसाइटी को खोखला कर रही है, तो उसे हटना चाहिए। नेक्स्ट इज़ सरशर एंड बशीर। ये दोनों एक तरह से फ्रेंड्स होते हैं जिनकी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है आफ्टर गांधी जी स्पीच। तो जो सरशर है वो एक पोएट होता है एंड वो गांधी जी के व्यूज़ को सपोर्ट करता है। उसके अपोजिट जो बशीर है वो एक लॉयर है एंड वो काफ़ी क्रिटिकल होता है गांधी जी के व्यूज़ को लेके कि भाई रियलिटी में तो ये सब पॉसिबल एज सच है ही नहीं। एंड दो और कैरेक्टर्स है इसमें, छोटा एंड रामचरण। ये दोनों के दोनों बाघा के दोस्त होते हैं एंड ये दोनों भी लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। एक और कैरेक्टर है गुलाबो नाम का, जो कि सोहिनी से टकराती है, जो सोहिनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है एंड उसे बहुत मिसट्रीट करती है एंड ये भी लोअर कास्ट की ही फीमेल होती है। तो नॉवल की शुरुआत होती है, सुबह सुबह का टाइम है। हमारा जो ये बाघा है ये एक लोअर कास्ट आदमी है जो कि एक स्वीपर भी है एंड इसे लेटरिन क्लीन करने का भी काम दिया जाता है। ठीक है, इसके जो फादर है वो लाखा है। लाखा जो है पहले कभी स्वीपर कम्युनिटी के हेड हुआ करते थे, बट अब वो ज़्यादातर अपना काम अवॉइड करते हैं एंड अपने बेटे को ही फोर्सफुली बोलते हैं कि तू मेरा काम भी करके आ जा, और हमेशा चिल्लाते रहते हैं, चिड़चिड़े से रहते हैं। तो जो ये बाघा है ये अपने बाप को
इतना पसंद नहीं करता, कि इसका जो तौर तरीका है ट्रीट करने का वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये थोड़ा ऐसे सोचता है कि ठीक है अब एडजस्ट तो करना ही है। बाखा के साथ उसकी बहन और उसका छोटा भाई भी रहता है। बहन का नाम है सोहिनी, जो कि बहुत समझदार है, बहुत सेंसिटिव एंड काइंड गर्ल है। एंड उसका एक और छोटा भाई है राखा। राखा का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, उसकी कोई बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ नहीं होती, वो अपना आराम से जो है अपना खेल कूद करता रहता है एंड छुटपुट उसे काम दे देते हैं तो वो कर लेता है। ओके, अब हमें दिखाया जाता है कि ये जो बाखा है ये अपने काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि ये चाहता है कि इसे भी इज्जत की ज़िंदगी जीनी है, जैसे बाकी के लोग अपनी मर्ज़ी का काम करते हैं जिसमें इज्जत मिले उसे, तो वो वैसा काम करना चाहता है। एंड ये है ना ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा अडोर करता है। याद रखना ये जो स्टोरी है ये ब्रिटिशर्स के टाइम की स्टोरी है, 1933 इसकी सेटिंग रखी गई है। तो इस टाइम पर हमारा कॉलोनियल टाइम पीरियड चल रहा था। ओके, तो जो बाखा है इसे लगता है कि ये जो ब्रिटिशर्स है ना ये सभी को एक जैसा ट्रीट करते हैं, चाहे कोई अपर कास्ट से हो चाहे कोई लोअर कास्ट से हो, उनके लिए तो ये सारे के सारे कॉलोनियल्स हैं, ठीक है। और वो क्या हो गए, कॉलोनिस्ट हो गए। तो हालांकि वो इस कॉन्सेप्ट को समझता नहीं है, बट वो बड़ा आइडियलाइज करता है कि ये लोग कितने साफ़ सुथरे रहते हैं एंड इनका कितना अच्छा सिस्टम है। तो जब वो उन सोल्जर्स को देखता है परेड करते हुए, मार्च करते हुए, तो काफ़ी उनसे ज़्यादा इंस्पायर होता है एंड सोचता है कि मेरी भी लाइफ ऐसी हो जब मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत मिले। तो वो अपने काम पे जाना चाहता नहीं है, बट उसका जो फादर है लाखा वो ऐसे पीछे पड़ के ज़बरदस्ती कि तू जा अपने काम पर यहाँ से और अच्छे से काम करके आई, ये सब उसे सुनाता रहता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, ठीक है। उसे गाली गलौज भी कर देता है। तो बाखा का थोड़ा सा मूड उस टाइम पे अपसेट हो जाता है, वो चला जाता है अपना काम करने। तो वहाँ पे उसे मिलते हैं चरत सिंह जी, जो मैंने आपको बताया था एक हॉकी प्लेयर है, स्पोर्ट्स लविंग इंसान है एंड वो एक छोटे से ऐसे ऑफिसर रैंक पे भी है, मतलब बड़ी पोस्ट नहीं है उनकी, लेकिन हाँ वेल रिस्पेक्टेड अपर कास्ट आदमी है, बट वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड भी है। तो जो चरत सिंह जी है ये बाखा को बोलते हैं कि तुम्हें अपना काम जो भी दिया है उसे ठीक से करना चाहिए एंड ठीक है कोई भी काम छोटा नहीं होता, तुम अपना काम ठीक से करो एंड कोई दिक्कत नहीं है, मैं ना तुम्हें आज एक हॉकी गिफ्ट करूँगा, तुम मेरे पास स्टेडियम में आना खेलने के लिए, ठीक है। तो बाखा इस टाइम पे जो चरत सिंह का जो बिहेवियर होता है उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी होगी, तो आज पूरा दिन जो है बढ़िया जाएगा। अब अपना काम वगैरह फिनिश करके बाखा जाता है अपने घर वापस। वहाँ पे जाके इसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो सोहिनी को बोलता है कि मुझे पानी ला के दे दो। सोहिनी कौन, बाखा की बहन। तो वो देखती है घर में पानी नहीं है, तो वो बोलती है भैया आप रुको मैं पानी लेकर आती हूँ। तो उसे कुएं से पानी भर के लेके आना होता है, तो वो जाती है कुएं पे पानी भरने के लिए। वहाँ पे भी उसे जो है जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है वो फेस करनी होती है, ठीक है। बाकी फैमिली वेट करिए कि हाँ पानी आएगा। अब उसे लाइन में लगना होता है सोहिनी को, एंड उसी लाइन में एक और औरत लगी हुई है जिसका नाम है गुलाबो, जो कि खुद भी लोअर कास्ट औरत है एंड बाखा के एक दोस्त की माँ है, बट वो सोहिनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो वो ना काफ़ी ज़्यादा भद्दे शब्दों के इस्तेमाल करके ना ऐसे सोहिनी को परेशान करती रहती है, बट सोहिनी जो है उसे इग्नोर करती है कि ठीक है ऐसी सठियाई औरतें ना बहुत मिलती है, ध्यान नहीं देती उस पर, गुलाबों पर बिल्कुल भी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग इतनी लंबी लाइन क्यों लगाते हैं, ये लोग खुद से पानी क्यों नहीं भर लेते वहाँ पे कुएं के पास जाके। तो उस टाइम पीरियड पे ना जो जितने भी अनटचेबल लोग होते थे उन्हें कुएं से खुद पानी भरना अलाउ था ही नहीं। कोई और अपर कास्ट का आदमी आएगा तो वो इन्हें पानी देगा। अब वो अपर कास्ट का आदमी कौन आता है पानी देने, पंडित कालीनाथ। मैंने बताया था ना ये एक तरह का हिपोक्रेट आदमी है जो कि करता कुछ है दिखाता कुछ है और होता कुछ है असल में। तो जो पंडित कालीनाथ है ये देखता है कि ये जो सारे लोअर कास्ट लोग हैं ये काफ़ी भागम दौड़ी ऐसे औरतें जितनी भी है चिल्लम चिल्ली कर रही है कि मुझे दो पानी मुझे दो। तो ये यहाँ पे सोहिनी को ऑब्जर्व करता है कि ये बड़ी शांत स्वभाव की आराम से खड़ी है, कुछ भी ऐसे चिल्लम चिल्ली नहीं कर रही है। तो ये इससे काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये बोलता है कि ठीक है देखो मैं तुम्हें पानी सबसे पहले दे रहा हूँ, तुम्हें जो है शाम को आना है, मंदिर साफ करना है, ठीक है, इसी शर्त पे। तो शाम को तुम ज़रूर आना। कालिदास जो ये कालीनाथ है पंडित है एक, ये सोहिनी को ऐसा करके वहाँ पे टेंपल में बुला लेता है। तो सोहिनी बोलती है ठीक है ये तो मेरा काम है, मैं आ जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है, और वो पानी वहाँ से लेके वापस चली जाती है।
अब दूसरी साइड घर में हमें दिखाते हैं कि जो लाखा है, बाखा का फादर, वो बीमारी का बहाना कर लेता है कि मेरी तो हाय तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, मैं तो आज काम करने नहीं जाता। बाखा एक काम कर, तू मेरी जगह चला जा और जो टाउन में जहाँ जहाँ भी गंदगी है ना उस सबको साफ़ कर दियो, और टेम्पल ज़रूर साफ़ करके आना है तुझे, मंदिर जो है वो अच्छे से साफ़ करके आना है मेरी जगह पे। तो बाखा जो है वो समझ जाता है उसका जो फादर है नाटक कर रहा है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है कि ठीक है इसका ड्रामा रोज़ रोज़ का ही है, मुझे ही करना पड़ेगा सब कुछ। तो वो शहर की जगह पे जहाँ पे भी गंदगी होती है वहाँ पे साफ़ सफाई करने चला जाता है। अब इन लोगों को क्या है, अपना कॉल करना होता है कि यहाँ पे एक लोअर कास्ट का आदमी है, अनटचेबल खड़ा है, तो संभल के जाओ इस तरह से। तो ये भी एक नॉर्म हुआ करता था उस टाइम पे। तो ये ऐसे एक बार शायद शाउट नहीं करता कि हाँ यहाँ पे एक अनटचेबल आदमी है, तो एक आदमी अपर कास्ट का ऐसे भागा भागा आ रहा होता है और इससे टकरा जाता है, ठीक है। एंड ये अपने काम में बिजी होता है, ये तो देखता भी नहीं है, ये नीचे देख रहा होता है, एंड पीछे से वो भागा भागा आता है, इससे टकरा जाता है। और जैसे ही टकराता है तो वो एकदम से हाउ हल्ला कर देता है कि हाय ये अछूत है, इसने जो है मुझे पॉल्यूट कर दिया, मुझे गंदा कर दिया है। बहुत ज़्यादा ड्रामा करके भीड़ इकट्ठा कर लेता है और उसको बहुत सुनाता है, बहुत ज़्यादा सुनाता है। इतनी सारे लोग देख रहे होते हैं, सबको पता होता है यहाँ पे इस आदमी की, बाखा की कोई गलती नहीं है, इसी की गलती है, यही अंधा होके एकदम चल रहा था, बिना देखे उससे टकरा गया एंड अब शोर शराबा कर रहा है। सबको समझ में आ रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो सोसाइटल नॉर्म होता है, क्योंकि बाखा ऑलरेडी लोअर कास्ट से है, तो सबको लगता है कि ठीक है इसे सुना लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आदमी जो है वहाँ पे ही नहीं रुकता, वो एक तरह से ज़ोरदार थप्पड़ उसे मार देता है बाखा को गुस्से में आके। एंड बाखा कुछ नहीं कर पाता उस टाइम पे, उसको बस रोना आ जाता है एंड वो वहाँ पे मतलब ऐसे देखता रह जाता है कि ये क्या हो गया। वो थप्पड़ उसके चेहरे पे नहीं, उसके एक तरह से दिल पे लग जाता है कि ये तो उसके साथ बहुत ही ह्यूमिलिएशन हो गई। और सब लोग देखते रहते हैं, कोई कुछ प्रोटेस्ट नहीं करता, कोई कुछ उस आदमी के अगेंस्ट नहीं बोलता। वो इंसिडेंस हो जाता है। अब वो जैसे तैसे अपने आप को संभालता है, उसे याद आता है कि उसके पापा ने मंदिर भी साफ़ करने के लिए बोला था, तो वो मंदिर की तरफ जाता है। अब मंदिर में भी उसे बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ पता चलती है। उसकी जो बहन थी सोहिनी, जिसको पंडित कालीनाथ ने बुलाया था कि तुम मंदिर साफ़ करने आना, तो वो जो सोहिनी है वो पहुंच जाती है मंदिर साफ़ करने, पर दूसरी तरफ जो ये कालीनाथ है ये तो इसे सेक्सुअली असॉल्ट करने लग जाता है सोहिनी को। एंड सोहिनी इस पर जैसे ही थोड़ा सा एतराज़ जताती है तो ये सोहिनी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है कि तूने मुझे पॉल्यूट करा। जो ये पंडित कालीनाथ है तो ये भी यहाँ पे हो हल्ला कर देता है सबके सामने कि ये जो लड़की है इतनी बेकार है, बेकार चरित्र की है, इसने मुझे गंदा कर दिया, मैं तो अपवित्र हो गया, ये सब करके ड्रामा कर देता है। अब ये सेम चीज़ बाघा ऑब्जर्व कर लेता है दूर से कि इसकी बहन के साथ ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो इसकी बहन सब कुछ बता देती है कि नहीं नहीं इसी ने मुझे जो है असॉल्ट किया है। एंड बाघा उससे बोलता है अपनी बहन से कि तू जा, बाकी का तेरा काम जो है मैं कर लूँगा। अब बाखा इस इंसिडेंट से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। दो इंसिडेंट्स उसने बड़े ऐसे देख लिए होते हैं कि एक तरफ तो उसे जो है थप्पड़ खाना पड़ा और दूसरी तरफ उसकी बहन के साथ इस तरह से बदसलूकी की गई यहाँ पे। तो ये सब अपना काम निपटा के अब वो जो है उसका घर जाने का भी मन नहीं करता, वो इधर उधर खाना मांगने लग जाता है लोगों से कि मुझे खाना दे दो, थक जाता है। तो एक घर के आके वो ऐसे सो जाता है और इंतज़ार कर रहा होता है कि कोई ना कोई उसे शायद खाना दे दे। तो ऐसे ही एक साधु महाराज होते उस घर के सामने आते हैं और उससे टकरा जाते हैं, तो वो जग जाता है। तो जो घर की औरत होती है वो साधु को तो खाना दे देती है, पर बाघा को खाना देने से मना कर देती है कि तुझे मैं नहीं दूंगी खाना। तो वो रिक्वेस्ट करता है दे दो मुझे भी, ऐसे थोड़ा बेचारी वाले उससे कि भाई मैं भी भूखा हूँ, मुझे भी खाना दे दो। तो साधु तो चला जाता है खाना लेके। तो वो औरत बोलती है तुझे मैं खाना एक ही शर्त पे दूंगी कि ये जो मेरे घर के आगे जितनी भी गंदगी है ना, वो गटर वाला एरिया, उसको पूरा साफ करके जा। तो बाघा इस पर एतराज़ नहीं जताता क्योंकि उससे लगता है कि ठीक है ये उसका काम है, वो कर देता है बड़े अच्छे से। तो वो अपने बेटे को भी बोलती है कि तू एक काम कर, तो यहीं पे फ्रेश हो जा और ये आदमी जो है साफ़ कर देगा तुरंत के तुरंत उसे, और उसके बाद मैं इसे खाना दूंगी। तो ये देख के सुन के बाघा को एक बार फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब वो औरत रोटी लेकर आती है तो वो देखता है कि ये औरत मुझे हाथ में भी नहीं रोटी दे रही है, बिल्कुल मुझे जैसे अछूतों की तरह बिहेव करती है वैसे ही करती है। एंड वो उसको रोटी को फेंक के देती है, उसे ज़मीन पे फेंक देती है कि ले जा अपनी रोटी, ऐसे करके। तो यहाँ पे बाघा को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो अपनी झाड़ू वहीं फेंक देता है और बिना रोटी लिए अपने घर चला जाता है गुस्से में। अब बाघा जो है अपने घर जब पहुँचता है तो वो लाखा अपने फादर को ये सारी आपबीती बताता है। फिर लाखा बोलता है कि देखो सारे लोग एक जैसे नहीं होते, बहुत
बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, काइंड हार्टेड भी होते हैं। एंड जब तुम छोटे थे तो एक अपर कास्ट डॉक्टर ने ही तुम्हारी जान बचाई थी, वरना तुम जिंदा भी नहीं होते। तो बाखा जो है थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाता है कि मतलब मैं कैसे समझूँ। उसे इतनी चीज़ समझ में आती है कि कुछ गिने चुने एक आधे लोग हैं जो थोड़े अच्छे स्वभाव के होते हैं, जैसे चरत सिंह हो गए एंड वो जो डॉक्टर था। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है इनका दिमाग भ्रष्ट हो चुका है, करप्ट हो चुका है, पॉल्यूटेड हो चुका है ना, हम लोगों से नहीं, उनकी सोच की वजह से। अब ये सब भूखे तो होते ही है, तो जो बाखा का छोटा भाई होता है राखा, वो कहीं कहीं से खाना मांग के ले आता है। तो बाखा उसे ऑब्जर्व करता है कि ये देखो, ये ऊंची जात वालों ने अपना झूठन जो है हमें दे रखी है, एंड ये अपने आप को गिल्ट फ्री से समझते कि हम तो कितना न्याय कर रहे हैं, हम तो कितना बड़प्पन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे भी उसे डिस्क्रिमिनेशन ही देखने को मिलती है। अब उसका बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं करता, तो वो बोलता है हटाओ इस खाने को, मैं अपने दोस्त की बहन की शादी में जाके खा लूँगा। तो इसके दोस्त कौन कौन होते हैं? छोटा एंड रामचरण। तो ये अपने दोस्तों को जाके अपनी सारी आप बीती वहाँ पे बताता है, तो काफ़ी सैड होता है। तो इसके दोस्त इसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, ये लोग तो इसी तरीके से करते हैं, इन्हें गुस्सा भी आता है बट इन्हें पता है कि कुछ कर नहीं सकते ये इनका। तो ये बोलते हैं कि तुम अपना मूड जो है चिल करो, एंड तुम्हें चरत सिंह जी ने प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हें एक हॉकी देंगे आज, तो अपनी हॉकी लेकर आ जाओ एंड फिर हॉकी का मैच खेलते हैं। तो जो बाखा है ये हॉकी लेकर आ जाता है चरत सिंह से, वहाँ पे इसे दोबारा से थोड़ा अच्छा बिहेव देखने के लिए मिलता है। अब जब ये हॉकी खेल रहा होता है तो इसका जो है ओपोनेंट होता है वो एक अपर कास्ट लड़का होता है, वो इससे बड़ा चिढ़ता है कि ये इतना अच्छा कैसे खेल रहा है, तो ये जानबूझ के उसे हर्ट कर देता है। तो बाखा जो है समझ जाता है कि लड़का जो है जानबूझ के कर रहा है, पर मैं अगर इसको रिवोल्ट करूँगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट वहीं एक छोटे बच्चे को जो है इंजरी हो जाती है, ज़्यादा चोट लग जाती है, तो बाखा अपनी गोदी में उठा के उस छोटे बच्चे को भागा भागा ले जाता है उसकी माँ के पास। बट उसकी जो माँ होती है वो बाखा से ही लड़ने लग जाती है कि तुमने मेरे बेटे को कैसे छू दिया, तुमने मेरे बच्चे को पॉल्यूट कर दिया, अपवित्र कर दिया, तुम अछूत हो, तुम नीची जात के हो, इस तरह से गंदे गंदे शब्द उसे जो है बोलने लग जाती है। एंड बाखा जो है ये चीज़ देख के एक बार फिर से बहुत दुखी हो जाता है कि यहाँ पे किसी चीज़ की भलाई करो, किसी इंसान की हेल्प करो तो भी हमारे लिए ही सब बुरा बोलेंगे। अब वो इसी सैडनेस में ना एक ट्री के नीचे जाके सो जाता है कि भाई मैं जो है आज दिमाग से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। अब यहाँ पे उसे मिलता है कर्नल हचिंसन। ठीक है, ये कर्नल हचिंसन मैंने बताया था ब्रिटिश मिशनरी है जो कि धर्म परिवर्तन करवाते हैं। अब वो इसको देखते हैं बाखा को एंड ये समझते हैं कि तो काफ़ी परेशान लग रहा है, तो इसे बोलते हैं तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा धर्म परिवर्तन करवा दूंगा, और हमारे धर्म में ना ऐसा कुछ कास्ट सिस्टम नहीं है, तो सबको एक बराबर ही बिहेव मतलब सबको एक समान ही माना जाता है। तो ये थोड़ा खुश होता है कि चलो ये आदमी मुझसे अच्छे से ट्रीट कर रहा है और शायद से कुछ होप है, उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो जाए। अब जब ये इसके साथ चर्च लेके चलता है तो वहाँ पे जो ये कर्नल की बीवी होती है वो बोलती है तुम क्या ये रोज़ रोज़ काले लोगों को लेकर आ जाते हो। तो एकदम से बाखा को फिर से धक्का लगता है कि यहाँ पे भी जो है रेसिज्म देखने को मिलती है, कि यहाँ पे भी भेदभाव है, यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन है, कि दूसरी साइड पे भी सब कुछ अच्छा नहीं है, कि मतलब हमारी साइड पे अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है तो उस साइड पे रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है जो कि उससे भी ज़्यादा बदतर हो चुकी है। अब कर्नल की बीवी का बिहेवियर देखे जो बागा होता है वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है कि वहाँ से भाग जाता है एंड भाग के वो रेलवे स्टेशन पहुँच जाता है। उसे पता चलता है कि पास ही में ना महात्मा गांधी की स्पीच होने वाली है जो अनटचेबल्स के ऊपर अपनी स्पीच देंगे। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पता महात्मा गांधी जी को बहुत रिस्पेक्टफुली सब देखते थे, उम्मीद के साथ देखते थे कि ये इंसान बदलाव लाएगा। तो बागा भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है कि मैं पूरी जो है स्पीच सुनने के बाद ही यहाँ से जाऊँगा। तो वो स्पीच में महात्मा गांधी जी यही बोलते हैं कि किस तरीके से अनटचेबिलिटी हमारे समाज को खोखला कर रही है एंड इसे जड़ से मिटाने की हम सबको ज़रूरत है, एंड आप ये सब मैसेज जो है स्प्रेड करो। अब बाघा जो है यहाँ पे स्पीच ख़त्म होने के बाद दो लोगों की कन्वर्सेशन सुनता है। ये दो लोग कौन है? बशीर एंड सर्चर। ठीक है, बशीर जो है एक लॉयर है जो महात्मा गांधी के इन आइडियाज़ को ना काइंड ऑफ क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, ये सब एक्चुअल में नहीं हो सकता। एंड दूसरी तरफ जो सर्चर है वो पोएट है, वो बोलता है नहीं, महात्मा गांधी जो है इतने रिस्पेक्टेबल आदमी है, वो जो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकल भी है एंड कहीं ना कहीं पॉसिबल है, मतलब हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं हमारी सोसाइटी में। तो ये जो कन्वर्सेशन होती है, ये सारी कन्वर्सेशन बाघा भी सुन रहा होता है एंड उसे ये भी समझ में आता है कि इस सब चीज़ों का सॉल्यूशन है ना
मतलब लोगों की सोच बदलेगी, वो तो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। उन सब चीज़ों से तो शायद बदलाव ना आए, लेकिन उससे पहले टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। मतलब जो लोग अभी हाथ से लेटरिन वगैरह साफ़ करते हैं उसकी जगह फ्लश सिस्टम आ जाए। मतलब अब से तकरीबन 90 साल पहले हमारी जो टॉयलेट्स हुआ करती थी उनमें ये फ्लश सिस्टम नहीं होता था, तो जो लोअर कास्ट लोग थे वही ज़्यादातर टॉयलेट्स को घरों से साफ़ करके जाते थे। तो जो ये बाखा है इसे बहुत खुशी होती है कि चलो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर हम लोगों के हालात बदलेंगे। हम लोगों को जो एक ये काम दिया गया है इससे कुछ अलग हम शायद काम करेंगे लाइफ में, जिससे हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ये सब सोच सोच के वो काफ़ी खुश होता है, एंड ये सब बताने के लिए अब वो भागा भागा अपने फादर के पास जाता है। एंड इसी के साथ हमारी ये नॉवल जो है ख़त्म हो जाती है। लास्ट में बस हमें ये दिखाया जाता है कि जो ये बाखा है ये भाग रहा है अपने फादर को ये गुड न्यूज़ देने की कि भाई टेक्नोलॉजी काफ़ी जल्दी आने वाली है, कि हमारे हालात टेक्नोलॉजी की वजह से सुधर जाएंगे। नाउ वी विल डिस्कस द थीम्स ऑफ दिस नॉवल। सो फर्स्ट इज़ ऑब्वियसली कास्ट ऑपरेशन, है ना, कि किस तरीके से एक अपर कास्ट के जो लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को दबाते चले जाते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी इस तरह की बन गई है कि सब लोगों को दिख रहा है कुछ गलत हो रहा है, बट कोई उसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा सकता, क्योंकि सबके लिए वो एक सोसाइटल नॉर्म है। चाहे गलत है बट सोसाइटल नॉर्म बन गया है, तो सबके सब करेंगे, अंधाधुंध करेंगे, चाहे किसी इंसान को उसमें कितना ही हर्ट क्यों ना हो रहा हो। नेक्स्ट इज प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। तो दिखाया गया कि एक इंसान के सिर्फ छू देने भर से ही कोई अपवित्र हो जाता है ना, कि भाई जो बड़े अपर कास्ट के लोग हैं वो तो बड़े प्योर है, एंड जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो पॉल्यूटेड है। तो ये एक थीम हो गई इसके अंदर। फिर कॉलोनियल मिमिक्री भी दिखाई गई है, ठीक है, मतलब डबल ऑपरेशन है एक तरह का, कि भाई सबसे पहले तो हमारे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को रूल कर रहे हैं, हमारा पूरा का पूरा देश ही एक तरह का गुलाम है। फिर हमारे देश में भी कैटेगरीज है कि भाई अपर कास्ट हो गए, फिर लोअर कास्ट, फिर और भी बिल्कुल सबसे लोअर कास्ट, है ना। तो इस तरीके से सेक्शंस हायरार्की है, एंड उनमें भी अपना डिफरेंट लेवल ऑफ ऑपरेशन है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है, जो हमारा बागा है वो अपनी आइडेंटिटी को वो नहीं कर पाता, एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो खुश ही नहीं है कि मैं जो हूँ वो मैं होना नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो ब्रिटिशर्स की तरह बन जाए, जो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है, ज़्यादा क्लीन लोग हैं, उनकी हर जगह वाहवाही होती है, ऐसा लोग वो बनना चाहते हैं। फिर रिलीजियस हिपोक्रेसी होती है, तो एक तरह से रिलीजन के थ्रू, रिलीजन की आड़ ले के आप ऑपरेशन कर रहे हो, चाहे वो हिंदू का रिलीजन है चाहे वो क्रिश्चियन का रिलीजन है। ओके, नेक्स्ट इज होप एंड रिफॉर्म। तो हमारा लास्ट में दिखाया जाता है कि भाई इंसान तो कोई बदलाव ला सके इतना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ टेक्नोलॉजी से ज़रूर बदलाव कुछ ना कुछ आ सकता है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एज लिबरेशन, कि भाई टेक्नोलॉजी की वजह से ही जो है इंसान ज़्यादा लिबरेट होगा। एंड ये सिर्फ इस स्टोरी में नहीं, हमारी बाकी बहुत सारे एस्पेक्ट्स में देखने को मिलता है। एलियनेशन एंड डिग्निटी, कि भाई इंसान इन सब लोगों के बीच में रहने के बावजूद भी कितना अकेला हो जाता है, एंड रिस्पेक्ट हर कोई इंसान डिज़र्व करता है, एंड सभी की ना कहीं दिलो इच्छा होती है कि भाई वो एक रिस्पेक्ट के साथ तो हर जगह जा सके, कोई उसको चलते फिरते ऐसे थप्पड़ ना मार दे, कोई उसको चलते फिरते ऐसे मोलेस्ट ना कर दे। तो ये एक मेजर थीम इस नॉवल की है। सो इस नॉवल से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट PYQ क्वेश्चंस है वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं हमारी मैग 7 की सीरीज़ में। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अटैच कर दूँगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू चेक आउट द PYQ क्वेश्चंस तो आप लिंक चेक कर सकते हो। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द समरी, कैरेक्टर्स एंड द themes well of this novel, and if you have liked this summary, so please give me a like and also subscribe to this channel if you haven't done so. Keep following. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।